ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर टू की एक पूरी प्लेलिस्ट है। वर्ल्ड वॉर टू फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड उसका नाम है। उस पूरी प्लेलिस्ट का ये एपिसोड नंबर 12 है। इसके पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे को इन्वेड करके वहां पे अपनी जीत प्राप्त की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी ने कैसे फ्रांस को इन्वेड किया। फ्रांस जो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब में से सबसे ताकतवर कंट्री था, उस कंट्री को जर्मनी ने इन्वेड किया और कैसे सिर्फ 6 हफ्तों में जर्मनी की फतह पूरी हुई। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के एक अटैक प्लान से। इस प्लान को बनाया था वॉन स्टीफन ने, और उन्होंने सोचा था कि जब कभी भी जर्मनी को लड़ाई करनी होगी यूरोप में, तो पहले वो फ्रांस पर हमला करेंगे। और फ्रांस पे जाएंगे कैसे? बेल्जियम के रास्ते से। वहां से आके उस पर हमला करेंगे फ्रांस के ऊपर, और उसके बाद फ्रांस को हराने के बाद वो वापस फिर रशिया की तरफ अपना रुख करेंगे। ये जो पूरा प्लान था इसको स्टीफन प्लान कहते हैं। और इस प्लान को जब इंप्लीमेंट करने की बात आई, जब एक्चुअली यूज करना था, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, तब वॉन वॉल्के द यंगर ने इस प्लान को इंप्लीमेंट किया और कुछ कुछ चेंजेस किए इस प्लान में। डायरेक्टली जैसा बनाया गया था वैसे ही नहीं किया, और अल्टीमेटली ये प्लान सक्सीड तो नहीं हो पाया। क्योंकि जब जर्मनी ने अपना प्रहार शुरू किया फ्रांस के ऊपर, तो स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों के बाद फ्रांस के लोगों ने बैटल ऑफ द मान में जर्मनी को रोक दिया। और उसके बाद दोनों ने ट्रेंचेस खोद लिए, और बस वही ट्रेंचेस में फिर पूरी 4 साल तक वहीं पे लड़ाई चलती रही। तो अल्टीमेटली ये प्लान सक्सीड नहीं हुआ था। ये जो पूरा स्लीफन प्लान था और बैटल ऑफ द मान जो था, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं जो मेरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सीरीज का हिस्सा है। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप सोचेंगे कि मैं कहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्लीफन प्लान की बात यहां कर रहा हूं, यहां तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना। बट इसका रीजन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब जर्मनी को फ्रांस को इन्वेड करना था, तो उन्होंने स्लीफन प्लान का ही इस्तेमाल किया, परंतु कुछ चेंजेस और बहुत सारी चालाकी के साथ। अगर आप मैप देखें यूरोप का 1940 के टाइम का, तो आप देखेंगे कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर है वो काफी लंबा है। तो अगर निचला हिस्सा जो देखें अगर बॉर्डर का सदर्न साइड पे, फ्रांस के पास अंदर की तरफ कुछ नेचुरल ऑब्स्टिकल्स थे। यानी कुछ वहां पे पहाड़ी थी, फिर कुछ वहां पे एक राइन रिवर थी। तो इन नेचुरल ऑब्स्टिकल्स की वजह से फ्रांस लोग जानते थे कि यहां से तो कोई भी बड़ा जर्मन इन्वेजन, लैंड इन्वेजन नहीं आ सकता। तो नीचे की साइड तो कवर थे, फिर नीचे से थोड़ा ऊपर चले, जो मिडिल हिस्सा था वो पूरा ओपन था। मतलब वहां कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, वो बस जमीन जमीन थी। और इसी वजह से फ्रांस लोग ये जानते थे कि इस एरिया को जो एक्सपोज्ड है, जो पूरा फ्लैट प्लेन एरिया है, उसको हमको अच्छे से फोर्टिफाई करना है, अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए जो उन्होंने मैजिनो लाइन बनाई थी फ्रांस के लोगों ने अपने बॉर्डर पे, जर्मनी के साथ जो बॉर्डर था उस पे जो मैजिनो लाइन बनाई थी, इस हिस्से में फोर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा थे। क्योंकि उनको पता था कि अगर यहीं से इन्वेजन आएगा तो बड़ा इन्वेजन इधर से आ सकता है। तो उन्होंने वहां पे अच्छे से वो बना दिया था मैजिनो लाइन का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टिफिकेशन। और अगर ऊपर चले तो वहां पे जर्मनी का बॉर्डर खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है बेल्जियम का बॉर्डर फ्रांस के साथ। तो फिर से फ्रांस के लोग ये बात जानते थे कि अगर जर्मनी का कोई इन्वेजन आता है बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, तो वो आएगा तो सिर्फ ऊपर के हिस्से से ही आएगा, बेल्जियम की तरफ से, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। क्योंकि बीच में उन्होंने मैजिनो लाइन का प्रोटेक्शन दे दिया है और नीचे तो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स है। फ्रांस और ब्रिटेन का यह मानना था कि अगर जर्मनी के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह लड़ाई की, यानी ऊपर की तरफ से आए, तो जो उनकी फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस हैं जो फ्रांस में नॉर्दर्न साइड पे सारी इकट्ठी हैं, वो जाके बेल्जियम में जर्मनी की फोर्सेस को रोकेंगी। बट अगर जर्मनी ने लैंड इन्वेजन वहां से किया मैजिनो लाइन की तरफ से, क्योंकि यही दो एरिया थे ना, मैजिनो लाइन वाला और ऊपर वाला, तो अगर मैजिनो लाइन से इन्वेड किया तो वो जो फोर्सेस ऊपर है वो फटाक से नीचे आ जाएंगी और यहां पे आके मैजिनो लाइन को रीइंफोर्स कर देंगे, और यहां से इन्वेजन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये प्लान था ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों का। जो उस टाइम जर्मनी ने फ्रांस का इन्वेजन प्लान किया था, उस समय जर्मनी की आर्मी में लगभग 35 लाख सोल्जर थे, 5500 एयरक्राफ्ट एंड 10 पैंजर डिविजन्स, यानी 10 टैंक डिविजन्स उन्होंने कंसंट्रेट किए थे फ्रांस के इन्वेजन के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रांस के पास टैंक्स नहीं थे, उनके पास भी टैंक्स थे और काफी अच्छे टैंक्स थे। बट उन्होंने अपने टैंक्स को अपनी इन्फेंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। मतलब हर जगह इन्फेंट्री के साथ कुछ कुछ टैंक्स हैं। इतना कॉन्सेंट्रेटेड जो एकदम टैंक की यूनिट्स हैं, जो डिविजन बना के रखे थे जर्मनी ने, वैसे फ्रेंच लोगों ने नहीं किया था। एलाइज ये सोच रहे थे कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह जो उन्होंने स्लीफन प्लान को फॉलो करके ऊपर से बेल्जियम से अटैक किया था, वैसे ही वो इस बार भी करेंगे। और बहुत कमाल की बात है कि जर्मनी का जो ओरिजिनल केस येलो का जो ओरिजिनल वर्जन था, जो ओरिजिनल प्लान था उन लोग का, उसमें एक जर्मन जनरल ने यही सजेस्ट किया था कि हम वही स्लीफन प्लान को फॉलो करते हैं। परंतु इस प्लान को हिटलर पसंद नहीं कर रहा था, उसको लग रहा था कि इस प्लान में इमेजिनेशन नहीं है। तो एक दूसरा जनरल था जर्मनी का,
उनका नाम था एरिक वॉन मैनस्टाइन। उन्होंने रिकमेंड किया कि हम स्लीफन प्लान को रखते हैं बट उसके साथ कुछ नई चीजें ऐड करते हैं। और वो नई चीज क्या थी? उन्होंने कहा कि हम जर्मनी से सिर्फ एक अटैक नहीं करेंगे ऊपर की तरफ से, ऊपर से अटैक होगा बट हम 3 टोटल यूनिट में अटैक करेंगे, 3 आर्मी ग्रुप्स अटैक करेंगे फ्रांस के ऊपर, आर्मी ग्रुप ए, बी और सी। जो जर्मनी की आर्मी ग्रुप सी है वो अटैक करेंगे मैजिनो लाइन के हिस्से पे, जो फ्रंट पे जो एकदम मेन हिस्सा था वहां वो अटैक करेंगे। आर्मी ग्रुप बी अटैक करेगा ऊपर से बेल्जियम की साइड से, और जैसा स्लीफन प्लान है उस हिसाब से। बट जो मेन अटैक है जर्मनी का, जो मेन थ्रस्ट होगा, आर्मी ग्रुप ए वो अटैक करेगा आर्डेन फॉरेस्ट के रीजन से। अब ये आर्डेन फॉरेस्ट बीच में कहां से आया? फ्रांस लोगों ने जो मैजिनो लाइन बनाई थी अपने बॉर्डर पे, उन्होंने सोच के बनाया था कि जो मेन जो ओपन हिस्सा है जर्मनी के साथ उसको हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके अलावा नीचे वाले हिस्से में नेचुरल ऑब्स्टेकल्स हैं और ऊपर वाले हिस्से में एक घना जंगल है आर्डेन करके। और उस जंगल में अगर देखें तो इतने पेड़ पास पास लगे हुए हैं कि उसमें से कोई भी बड़ा इन्वेजन नहीं हो सकता। मतलब आ सकती है आर्मी बट बड़े स्केल पे आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत तेजी से सोल्जर्स को अंदर से भेज दिया जाए तो वो उतना आसान नहीं होगा, और अगर आसान भी हुआ तो तेज नहीं हो सकता। ये सोच थी फ्रांस के लोगों की, इसीलिए मैजिनो लाइन जो उनकी थी वो उन्होंने आर्डेन फॉरेस्ट के रीजन में बहुत ही ना के बराबर बनाई थी, बहुत कमजोर। और इसी बात का मैनस्टाइन ने फायदा उठाया। मैनस्टाइन का प्लान यह था कि आर्मी ग्रुप ए में 15 लाख फौजी और 1500 टैंक्स एक साथ मिलकर एक पावरफुल अटैक करेंगे आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू और सीधा चीरते हुए फ्रांस की बाउंड्री के अंदर पहुंच जाएंगे। ये जो अटैक प्लान है ये हिटलर को पसंद आया और उसने इस प्लान को ओके कर दिया। और इसी के साथ जर्मनी का अटैक शुरू हो गया 10 मई साल 1940 को, और उन्होंने इन्वेड किया लो कंट्रीज को, यानी बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। और इसी के साथ ये जो पूरा फ्रांस का जो इन्वेजन है वो प्लान केस येलो स्टार्ट हो गया। नेदरलैंड्स को कैप्चर करने के लिए जर्मनी ने अपनी लुफ्टवाफे के बॉम्बर से बहुत सारी बॉम्बार्डमेंट करवाई नेदरलैंड्स के इंपॉर्टेंट शहरों पे, स्पेशली रॉटरडैम, एम्स्टरडैम और द हेग पे। और उसके साथ साथ जर्मनी ने बहुत सारे पैराट्रूपर्स को भी लॉन्च किया। तो ये लोग क्या कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे जाके कुछ कुछ पैराट्रूपर्स लैंड करके उन जगहों को कैप्चर कर रहे थे और फिर अपनी आर्मी का वेट कर रहे थे। और ऐसे देखते देखते 15 मई साल 1940 यानी छठे दिन नेदरलैंड्स ने सरेंडर कर दिया जर्मनी के सामने। सेम ऐसी कुछ हालत बेल्जियम में भी हुई। जर्मनी ने वहां पे भी लुफ्टवाफे से बहुत बॉम्बार्डमेंट करवाया और वहां पे भी ऊपर एरियल पैराट्रूप्स लॉन्च किए, ग्लाइडर से भी ट्रूप्स आए थे और उन्होंने इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे कैप्चर किया था। और फिर अपनी आर्मी का वेट करके वो लोग उन पूरी जगहों को सिटीज को कैप्चर कर रहे थे। और इसके अलावा बेल्जियम की पूरी लड़ाई में बैटल ऑफ हैनेट हुआ था। ये उस जमाने तक का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और बड़ी टैंक्स की लड़ाई हुई थी, बट ये ऐसी लड़ाई थी जो जिसमें बहुत सारे टैंक्स यूज हुए थे एलाइड साइड की तरफ से और जर्मनी की साइड की तरफ से। बैटल ऑफ हैनेट का कोई डिसाइसिव रिजल्ट नहीं निकला, बट अल्टीमेटली इसका फायदा जर्मनी को ही हुआ, क्योंकि ये जो वो अटैक कर रहे थे बेल्जियम में, ये उनका मेन अटैक नहीं था। ये आर्मी ग्रुप बी इस अटैक को अंजाम दे रहे थे, बट उनका मेन अटैक था आर्मी ग्रुप ए द्वारा जो आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू जा रहा था फ्रांस के अंदर। तो जैसे ही फ्रांस में पता चला कि ये बेल्जियम से अटैक आ रहा है जर्मनी का, तो जैसा ब्रिटिश लोगों का प्लान था, फ्रेंच लोगों का, उन्होंने अपनी फोर्सेस को भेज दिया बेल्जियम में जर्मनी के ऑनस्लॉट को रोकने के लिए। और यही जर्मनी का प्लान था। यही वो चाहते थे कि जो सबसे ताकतवर हिस्सा है एलाइड फोर्सेस का, वो आके बेल्जियम में फंस जाए, वहां पे टाइड डाउन हो जाए, और फिर आर्डेन फॉरेस्ट से 15 मई को उनका जो इन्वेजन है वो स्टार्ट। एक बार जब फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस बेल्जियम पहुंच गई, सारा जो मेन उनका जो ताकत था वो बेल्जियम पहुंच गया, तब जर्मनी की जो आर्मी ग्रुप ए था उन्होंने आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू अटैक शुरू किया। ये जो पूरा जर्मनी का आर्मर्ड थ्रस्ट था आर्डेन के थ्रू, इसमें एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था हाइंस गुडेरियन। वो 19 पैंजर डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने बहुत तेजी से आर्डेन फॉरेस्ट को चीरते हुए वो फ्रांस की जमीन पर पहुंच गए। फ्रेंच लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू कोई मेन इन्वेजन नहीं आ सकता, कि वहां पे जो थोड़ी बहुत फ्रांस की डिफेंडिंग फोर्सेस थी उनके पास इनफ एंटी टैंक वेपन्स ही नहीं थे। वो देख रहे थे कि टैंक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बट वो राइफल से क्या कर सकते हैं, मतलब छोटे मोटे ग्रेनेड से वो टैंक से थोड़ी रोक पाएंगे। और वही हुआ, सब लोग एकदम दहशत में रह गए जब आर्डेन फॉरेस्ट से जर्मनी के टैंक्स, उनके पैंजर्स बाहर आने शुरू हुए। और अब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था।
आप सोच के देखिए कि आपकी सारी जो आर्मी है, जो मेन बल्क है आपकी आर्मी का, मेन स्ट्रेंथ है, आर्मर्ड डिविजन है, वो ऊपर के हिस्से में बेल्जियम की तरफ कहीं पे है, और या फिर नीचे में, नीचे के हिस्से में मैजिनो लाइन की तरफ है। यहां कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, और वो ये सीधे सीधे एक एक करके टैंक्स निकलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरा फ्रांस का जो कंट्री था वो ओपन कंट्री था, और उससे गुजरते हुए चले गए जर्मनी के पैंजर्स। हाइंज गुडेरियन बहुत ही तेज लाइटनिंग स्पीड पे वो फ्रांस में अपने टैंक्स को लेकर गुजरते जा रहे थे, और इसीलिए ये जो टेक्निक है इसको लाइटनिंग वॉर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग टेक्निक की जो मेन खासियत है वो ये है कि आप अपने एनिमी से जीतते हो बिना उससे लड़ाई किए, क्योंकि आप अपने एनिमी को हराते हो अपनी स्पीड और अपनी चालाकी से। यही जर्मनी की यूनिट्स कर रही थी, स्पेशली हाइंज गुडेरियन। हाइंज गुडेरियन के टैंक्स इतने तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि फ्रेंच मिलिट्री लीडरशिप के पास कोई जवाब ही नहीं था। इससे पहले वो प्लान्स बनाते, काउंटर अटैक का सोचते, हाइंज गुडेरियन आगे निकल जा रहे थे। तो बिना लड़ाई किए, बिना उनसे एक्चुअली फाइटिंग किए, जर्मनी लोग जीतते चले गए फ्रांस की जमीन के ऊपर। ये जो पूरी ब्लिट्जक्रीग की टेक्निक है कि कैसे बिना लड़ाई किए और बस तेजी से स्पीड का इस्तेमाल करके कैसे आप जीत सकते हैं अपने एनिमी के ऊपर, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गुडेरियन इतना तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि 17 मई तक आते आते वो ऑइस रिवर के बाद, और उसके बाद एबेविल में वो आ गए, और ये देख के सारे फ्रेंच कमांडर्स सोच रहे थे कि यहां तक कैसे पहुंच गए इतने जल्दी। अब ये सुनने से तो सब कितना अच्छा लगता है कि हाँ यार, अगर इतना आसान है ब्लिट्जक्रीग को इसका जीतना, तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? इसमें कोई रिस्क नहीं है क्या? बिल्कुल रिस्क है। रिस्क ये था कि गुडेरियन इतना तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि जो पीछे उनकी इन्फेंट्री की यूनिट थी वो बहुत पीछे रह गई थी। होता क्या है कि टैंक्स जो होते हैं, उस जमाने की जब लड़ाई होती थी तो टैंक्स का काम था कि अपनी इन्फेंट्री के साथ साथ आगे बढ़े, क्योंकि अगर टैंक्स आगे निकल गए और कुछ 5-6 टैंक आगे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? वो थोड़ा सा जगह आपको क्लियर करके दे देंगे, बट अल्टीमेटली टैंक्स के अंदर जो लोग बैठे हैं वो 4-5 ही होते हैं, और अगर उनके ऊपर ओवरवेलमिंग तरीके से अटैक कर दिया जाए, टैंक्स को रोक दिया जाए, तो टैंक्स किसी काम के नहीं है। इसी वजह से लगातार इन्फेंट्री का आपके सोल्जर के साथ में होना जरूरी है। बट अगर आपके जो टैंक्स हैं वो आपकी मेन मिलिट्री की जो यूनिट है, आपकी इन्फेंट्री की यूनिट है, उससे बहुत आगे निकल गए हैं, तो आपके वो जो टैंक्स हैं वो काउंटर अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब उन पे आप अटैक कर सकते हो। और यही चीज हो रही थी जर्मनी के साथ। हाइंज गुडेरियन इतने आगे निकल गए थे अपनी इन्फेंट्री, जर्मन इन्फेंट्री को पीछे छोड़ के इतने आगे निकल गए थे कि 240 किलोमीटर से भी ज्यादा, माने उनकी इन्फेंट्री, उनकी आर्मी मेन यहां पे, वो पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं, और वो कहां 250 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। अगर आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं तो सोचिए कि अगर एक आर्मी दिल्ली में है तो टैंक यूनिट उनकी पहुंच चुकी है चंडीगढ़, इतना दूर है, तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। इस वजह से बहुत डर रहे थे जर्मनी की लीडरशिप। उनको लग रहा था कि ये काउंटर अटैक हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो लंबी सी लाइन खींच दी है टैंक्स की उन्होंने, जो पूरी तरह वल्नरेबल है, उन पे फ्लैंक्स पे उनके अटैक किया जा सकता है। और यही चीज जानते थे फ्रेंच लोग भी। वो जानते थे कि वो उनको रोक तो नहीं पा रहे हैं, बट उनका जो इतना लंबा फ्लैंक हो गया, एकदम अनप्रोटेक्टेड है, उस पे वो लोग अटैक कर सकते हैं। और यही प्लान किया फ्रांस के कमांडर्स ने। वहां ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल भी कह रहे थे कि उनके फ्लैंक्स पे अटैक करो, बट अब प्रॉब्लम ये थी कि इस जो ब्लिट्जक्रीग का इतना फास्ट अटैक हुआ था, इसका सिर्फ जमीन पे फायदा नहीं हुआ था, इसका फायदा यह भी था कि फ्रांस के फौजियों के मोराल पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। ये न्यूज फैलने लग गई थी कि अब जर्मनी को कोई रोक नहीं सकता, वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रांस के फौजी लोग धीरे धीरे डिजर्ट कर रहे थे, कोई लोग यूनिट छोड़ के भाग रहे थे, अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रहे थे, और उनको लग रहा था कि अब तो हार चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो मोराल इतना डाउन था कि वो काउंटर अटैक करने के लिए उतना तैयार ही नहीं हो पा रहे थे। और जब काउंटर अटैक किया गया उनके फ्लैंक्स के ऊपर, तो जर्मनी के फोर्सेस ने उनको रिपेल कर दिया। ये जो पूरा जो इतना लंबा टैंक्स का जो लाइन था, इनके फ्लैंक्स पे कोई भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाइंज गुडेरियन अपने टैंक डिवीजन को लेकर आगे बढ़ते गए, और 20 मई को, यानी 10 दिन के अंदर, वो पहुंच गए इंग्लिश चैनल। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां आर्डेन फॉरेस्ट है और कहां इंग्लिश चैनल। इतना लंबा डैश किया उन्होंने इतने कम टाइम में, क्योंकि वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइंज गुडेरियन को ही सक्सेस मिल रही थी, दूसरे जर्मन एक मिलिट्री कमांडर एडविन रॉमल, उनको भी वो 7th पैंजर जिसे में लीड कर रहे थे, और उन्होंने भी फ्रांस की सरजमी पे बहुत तेजी से अपने अटैक को कंप्लीट किया। ये सारे जितने भी मेन जर्मनी के मिलिट्री कमांडर्स थे, उन सबको ब्लिट्जक्रीग टेक्निक का यहाँ पे फायदा हो रहा था। अब जब फ्रांस के लोगों को दिखाई पड़ा कि ये इतना तेजी से इंग्लिश चैनल की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया अपनी फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस को कि वो जो ऊपर की रीजन है वो नीचे आए और ये इनको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि यही मेन अटैक है जर्मनी का।
बट जब तक वो नीचे 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 आए तब तक ये जर्मनी की फोर्सेस आगे बढ़ती गई और ये जो फोर्सेस थी ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस, ये यहाँ पे अब पैक हो गई क्योंकि यहाँ पे उनको घेर लिया था जर्मनी ने। और दूसरी तरफ बेल्जियम में भी धीरे धीरे जब बेल्जियम में फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस वहां से पीछे हट गई तो बेल्जियम फोर्सेस बहुत रोक नहीं पा रही थी जर्मनी को और जर्मनी वहां पे भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो हो ये रहा था कि अल्टीमेटली ब्रिटिश और फ्रांस की फोर्सेस जो थी वो धीरे धीरे एक छोटे से पॉकेट में आ गई थी, एकदम इकट्ठा हो गई थी और दोनों तरफ से जर्मनी की फौज उन पे हमला कर रही थी। अब इस पूरी पॉकेट से निकलने के सिर्फ दो रास्ते थे, या तो काउंटर अटैक किया जाए और ये जो घेरा हुआ है जर्मनी की फोर्सेस ने उनको तोड़ा जाए और वहां से निकला जाए, या फिर दूसरा रास्ता ये था कि जो फ्रांस के जो पोर्ट हैं, जो ऐसे पोर्ट हैं जो अभी भी फ्रांस के हाथ में है जिन पे जर्मनी का कब्जा नहीं हुआ है, यानी कैले और डनकर्क, ये जो दो पोर्ट्स हैं, वहां से सारे फौजियों को इवैक्यूएट किया जाए, वहां से निकाला जाए और ब्रिटेन में लेके आया जाए नदी, ये इंग्लिश चैनल को पार करके। जर्मनी की फोर्सेस बहुत तेजी से डनकर्क की तरफ बढ़ रही थी। उनको पता था कि यहाँ पे सारे ब्रिटिश और फ्रेंच फौजी हैं, उनको पूरा पकड़ लेंगे और अगर पकड़ लिया एक बार तो फ्रांस की आर्मी का और ब्रिटिश आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा। इसी वजह से विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, बहुत घबरा रहे थे। उन्होंने एक ऑपरेशन डायनामो प्लान करके रखा था यहाँ इवैक्यूएशन के लिए, बट इवैक्यूएशन करे कैसे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके इवैक्यूएशन स्टार्ट करने से पहले ही जर्मनी की फोर्सेस डनकर्क पहुंच जाएंगी और जर्मनी की फोर्सेस वहां पहुंच भी जाती। बट 24 मई को जब वो एकदम नजदीक आ गए थे डनकर्क के, तब जर्मनी के टैंक कमांडर्स को हाई कमांड से एक ऑर्डर आया। हिटलर ने कहा रुक जाओ, उसने रुकने का ऑर्डर दे दिया एकदम लास्ट मोमेंट पे जब वो एक्चुअली डनकर्क पहुंचने वाले थे। हिटलर ने एक्चुअली ऐसा किया क्यों उसने लास्ट मोमेंट पे आके अपनी फोर्सेस को रुकने का ऑर्डर दे दिया, इसका आंसर कोई भी नहीं जानता। हिस्टोरियंस इसकी अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं। हिटलर ये चाहता नहीं था कि जो इतनी बड़ी डनकर्क में जो ब्रिटिश फौज है उसको वो सरेंडर करने पे मजबूर कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन के ईगो को, उनके अहम को चोट लगेगी और फिर वो जर्मनी के पीस टर्म्स को शायद से ना माने। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो उनका जो लुफ्टवाफे का जो चीफ था हरमन गोरिंग, उसने हिटलर को ये यकीन दिलाया था कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है पैंजर्स को इस समय रिपेयर की जरूरत है, वो अपनी लुफ्टवाफे से ही एरियल अटैक करके ही वहां पे जितनी फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अलग अलग थ्योरीज हैं कि क्यों हिटलर ने रुकवाया, बट कंफर्म बात यह है कि 24 मई को हिटलर ने अपने सारे टैंक डिवीजन्स को ऑर्डर दे दिया कि रुक जाओ और अपने सारा जितनी भी तुम्हारी मिलिट्री है तो इन्फेंट्री जो पीछे है उससे मिलो, लिंकअप करो, कंसोलिडेट करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ना। हिटलर का ये ऑर्डर इतना बड़ा साबित हुआ, इतना ऐतिहासिक साबित हुआ कि फाइनली ब्रिटेन में थोड़ी सी उम्मीद जागी कि हाँ अब वो इवैक्यूएट कर सकते हैं डनकर्क से अपने फौजियों को। और इसी वजह से 27 मई को ऑपरेशन डायनामो यानी इवैक्यूएशन ऑफ डनकर्क स्टार्ट हो गया। पूरे डनकर्क के इवैक्यूएशन में रॉयल एयरफोर्स यानी ब्रिटिश एयरफोर्स का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि वो लुफ्टवाफे के कंपैरिजन में उतने स्ट्रांग नहीं थे, बट अगर रॉयल एयरफोर्स वहां नहीं होती, डनकर्क के इवैक्यूएशन को वो हवा से कवर नहीं कर रहे होते, तो कोई चांस ही नहीं था कि इतने सारे फौजी, 3 लाख से भी ज्यादा फौजी जो डनकर्क से इवैक्यूएट कर लिए गए सक्सेसफुली, वो हो ही नहीं सकता था अगर रॉयल एयरफोर्स वहां पे नहीं होती। डनकर्क के आसपास जो जर्मन फोर्सेस थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और बाद में जब बेल्जियम ने सरेंडर कर दिया जर्मनी के सामने, तो वहां से और स्पीड से जर्मन फोर्सेस आई और बहुत बहुत घबरा रहे थे जो डनकर्क में फौजी थे। बट अल्टीमेटली ये ऑपरेशन जो डनकर्क का था ये सक्सेसफुल हुआ। इस पूरे इवैक्यूएशन में ब्रिटेन ने बहुत सारे डिस्ट्रॉयर्स, बहुत सारी शिप्स को गवाया, बट वहां पे सिविलियंस ने बहुत मदद की थी। अपनी सिविलियंस छोटी छोटी बोट लेके आए थे डनकर्क तक और वहां से ब्रिटिश फौजियों को बैठा कर वो लोग शिप्स तक लेके गए और वहां से सारे फौजियों को निकलवाया। डनकर्क के इस पूरे इवैक्यूएशन के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो डनकर्क का जो इवैक्यूएशन था ये एक छोटी सी जीत थी एलाइड फोर्सेस के लिए और विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन में इसका बहुत फायदा उठाया, बहुत प्रोपेगेंडा किया कि ये देखो हमारी पहली जीत। और एक तरह से देखा जाए तो जीत थी भी, क्योंकि इतने सारे फौजी को सक्सेसफुली बचा लिया था। बट बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पे उनका, क्योंकि फौजियों तो उन्होंने बचा लिया, बट जो मेन जो उनका हैवी इक्विपमेंट था, इतना सारा उनके पास जो मशीनरी थी, वेपनरी थी, टैंक्स थे, सब वहीं छूट गया था। और ये सारा जो इक्विपमेंट था अब ये मिल गया जर्मन फोर्सेस को जब उन्होंने डनकर्क के ऊपर अपना कब्जा कंप्लीट कर लिया। एक बार जब जर्मन फोर्सेस ने सारे फ्रेंच पोर्ट्स ऊपर के कैले, डनकर्क सबको जब कैप्चर कर लिया, उसके बाद उन्होंने नीचे घूमे वो लोग, और वो लोग उन्होंने रुख किया पेरिस का, फ्रांस की कैपिटल।
जब इटली ने देखा कि जर्मनी अकेले ही फ्रांस को कैप्चर कर लेंगे, तो उन्होंने 10 जून को इटली ने भी फ्रांस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जब फ्रांस फाइनली सरेंडर करे तो उनका भी कुछ फायदा हो। जब फ्रेंच गवर्नमेंट को लगा कि अब वो जर्मन फोर्सेस को रोक नहीं सकते, तो उन्होंने पेरिस जो राजधानी थी उन्होंने शिफ्ट कर दिया पहले उसको एक टूर्स में, और उसके बाद बोर्डोक मतलब अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया कैपिटल को। और अल्टीमेटली 14 जून को जर्मन फोर्सेस ने पूरा कब्जा कर लिया पेरिस के ऊपर। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर पॉल रेनॉन ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, और उसके बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर आए, फिलिप पेतोन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़े हीरो थे, जिन्होंने रोक के रखा था जर्मन फोर्सेस को। वो पावर में आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने 17 जून को जर्मनी के सामने आर्मिस्टिस की डिमांड कर दी कि हमको इस लड़ाई को खत्म करना है, आर्मिस्टिस पे साइन करना। अब जर्मनी को कोई जल्दीबाजी नहीं थी, वो जानते थे कि वो फ्रांस को उनकी जीत ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और अब ये जो आर्मिस्टिस है वो बस एक फॉर्मेलिटी है। तो 21 जून को हिटलर ने वही रेलवे कार मंगवाई जहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था और जर्मनी ने आर्मिस्टिस पे साइन किया था, फ्रांस से वो हार माने थे, उसी रेलवे कार में वो लोग गए, उसी रेल के डिब्बे में गए, और वहां पे सारे फ्रांस के डेलीगेशन वहां बैठे हुए थे, वहां के लोग बैठे थे वहां पे। हिटलर वहां पे गया और उसने अपने ये टर्म्स रखे कि ये आर्मिस्टिस के टर्म्स हैं, और वो टर्म्स देके वो वहां से निकल गया। जब वहां पे फ्रेंच जो डेलीगेशन था उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी गवर्नमेंट से कंसल्ट करते हैं, बट उनको फिर जर्मनी ने कहा कि अगर आपने साइन नहीं किया तो वापस हम अपना अटैक स्टार्ट कर देंगे। फ्रांस की डेलीगेशन ने उस पर साइन कर दिया, और वहां दूसरी तरफ इटली के साथ एक दूसरे आर्मिस्टिस पे साइन किया फ्रांस ने। और इसी के साथ जून 25 साल 1940 की वो तारीख थी जब फ्रांस में हॉस्टिलिटीज खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, फ्रांस अब हार चुका था। वही फ्रांस जिसने जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रोक के रखा था, उसी फ्रांस को जर्मनी ने 6 हफ्ते में हरा दिया। यहां मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जर्मनी ने पूरे फ्रांस पे कैप्चर कर लिया था। ये गलत है। जर्मनी ने सिर्फ नॉर्दर्न हिस्से पे फ्रांस को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, जो निचला हिस्सा था उसको ऑक्यूपाई नहीं किया गया था, वो अभी भी अनऑक्यूपाइड था। और इसी वजह से जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस के बाद फ्रांस के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा था अंडर जर्मन कंट्रोल, और दूसरा हिस्सा अभी भी फ्रांस के कंट्रोल में था। पूरे यूरोप में एलाइड कंट्रीज में सिर्फ 2 ताकतवर कंट्रीज थी, फ्रांस और ब्रिटेन। अब फ्रांस तो खत्म हो गया था, तो अब बचा अकेला ब्रिटेन, और दूसरी तरफ था जर्मनी। तो इन दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ये पूरा जो फ्रांस का जो इन्वेजन है, ये पूरा वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर अलग से वीडियोस बन सकते हैं, और वो सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा, और उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक और बहुत अच्छी कहानी है एक्चुअली, जब फ्रांस ने अपना आर्मिस्टिस पे साइन कर दिया था, तो अब ब्रिटेन ने फ्रांस को कहा कि यार इनके पास इतनी नेवी है, फ्रांस की नेवी है जो, वो ब्रिटिश जर्मन लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि ये फ्रांस की नेवी जर्मनी के हाथ में ना आए, तो इस वजह से उन्होंने फ्रांस पर हमला कर दिया था। इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी किताब है द फॉल ऑफ फ्रांस 1940। उस बुक में आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा कि कैसे जर्मन फोर्सेस ने जो 3 आर्मी ग्रुप्स का जो उन्होंने अटैक प्लान किया, और सक्सेसफुली हैंस गुडेरियन और वॉन रूस्टेड ने जो पूरा ये जो आर्मर्ड थ्रस्ट किया था वो कैसे सक्सेसफुल हुआ, इस सब का डिटेल आपको इस बुक में मिलेगा। उस बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अल्टीमेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।